नमस्कार दोस्तों, टाइटल और थंबनेल देख के आप सभी को अंदाजा लग गया होगा। आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग चर्चा करने वाले हैं आपके बीकॉम प्रोग्राम और ऑनर्स के सेमेस्टर 4 के वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट इंटरनेशनल बिजनेस को लेकर के। उम्मीद करता हूं आप सभी इत्मीनान से इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है, कंटेंट यूजफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड, जैसा कि आप सभी मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज का हमारा वीडियो लेक्चर वन शॉट वीडियो लेक्चर होने वाला है, जहां पर हम इंटरनेशनल बिजनेस के एंटायर सिलेबस के वो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स, वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिनके इस बार आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर रिपीट होने की प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा रहने वाली है। अब ध्यान दीजिएगा, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप लोग बीकॉम प्रोग्राम के स्टूडेंट है या ऑनर्स के स्टूडेंट है, रेगुलर एस वेल एनसी वेब, तीनों ही कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए आज का वीडियो लेक्चर, आज का सेशन इक्वली इंपोर्टेंट होने वाला है। बहरहाल अब ज्यादा बातें ना करते हुए बढ़ते हैं सेशन की तरफ और देखते हैं आज की हमारी इंपोर्टेंट लिस्ट का पहला क्वेश्चन। तो ध्यान दीजिएगा, इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर हमारा पहला क्वेश्चन आपके इंटरनेशनल बिजनेस को लेकर के ही है। अक्सर यहां से एक सवाल देखने को मिलता है कि भाई साहब, इंटरनेशनल बिजनेस का मीनिंग क्या होता है। उसके बाद आपको इंटरनेशनल बिजनेस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन करना होता है। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस का मतलब होता है जब भी कोई भी फर्म, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपनी बिजनेस एक्टिविटी को बियॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ ए कंट्री लेके जाती है, तो वो आपका बिजनेस है, वो इंटरनेशनल बिजनेस हो जाता है। या फिर आप लोग ये कह सकते हैं, जब भी कोई भी फर्म अपने बिजनेस एक्टिविटी को एक कंट्री तक सीमित ना रख के मल्टीपल कंट्रीज के अंदर, मोर देन वन कंट्रीज के अंदर एक्सपेंड करती है, तो वो क्या कहलाता है सर? वो आपका इंटरनेशनल बिजनेस कहलाता है। ये बहुत बेसिक सी और बुनियादी सी डेफिनेशन है। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सर, अगर आप लोग यहाँ पे इंटरनेशनल बिजनेस की बात करते हैं, तो ये आपका रिप्रेजेंट करता है उन तमाम कमर्शियल ट्रांजेक्शन को। कमर्शियल के अंदर आपका प्राइवेट भी आ गया और गवर्नमेंट भी आ गया, ये आपको याद रखना है। दैट टेक प्लेस बिटवीन द टू और मोर देन टू कंट्री। आ गया ना, जब भी कोई भी कमर्शियल ट्रांजेक्शन है दो या दो से ज्यादा देशों के बीच में होता है ना, उस कमर्शियल ट्रांजेक्शन को, बिजनेस एक्टिविटी को आप लोग क्या बोलते हो सर? इंटरनेशनल बिजनेस बोलते हो। और यहाँ पे आप लोग इंक्लूड करके चलते हो, आप लोग ट्रेड कर सकते हो गुड्स या सर्विसेज का, फॉरेन इन्वेस्टमेंट का, इसके अलावा लाइसेंसिंग भी यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है, फ्रेंचाइजिंग भी इंक्लूड किया जाता है। ये आपको याद कर रखना है। यानी कि जब भी आप लोग यहाँ पर बेसिकली इंटरनेशनल बिजनेस की बात करते हैं ना, तो इंटरनेशनल बिजनेस का मतलब ये नहीं है कि आप लोग केवल और केवल गुड्स और सर्विसेज के अंदर ट्रेड करेंगे। अगर आपने लाइसेंसिंग किया हुआ है, फ्रेंचाइजिंग किया हुआ है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो ये तमाम चीजें आपके इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर आती हैं। और ध्यान दीजिएगा, जब भी दो या दो से ज्यादा कंट्रीज के बीच में कोई भी ट्रांजेक्शन होता है, कमर्शियल ट्रांजेक्शन होता है, तो वो आपका बिजनेस एक्टिविटी या इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर गिना जाता है, इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, बहुत सिंपल शब्दों में अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो आप लोग लिख सकते हैं सर, इंटरनेशनल बिजनेस इज ए डूइंग बिजनेस एक्टिविटीज बियॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ ए कंट्री। मैंने बताया ना, जब भी आप लोग एक कंट्री की बाउंड्रीज के बियॉन्ड जाकर के कोई भी बिजनेस एक्टिविटी करते हैं, तो बिजनेस एक्टिविटी क्या कहलाता है सर? इंटरनेशनल बिजनेस कहलाता है। तो ये बहुत बेसिक सी डेफिनेशन हो गई इंटरनेशनल बिजनेस को लेकर के। अब समझिएगा इंटरनेशनल बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकती है। अब ध्यान दीजिएगा, एक तो डोमेस्टिक बिजनेस है। अगर आप लोग डोमेस्टिक बिजनेस करते हैं, तो आपका जो टारगेट ऑडियंस है वो लिमिटेड हो गया, मार्केट का साइज लिमिटेड हो गया। अगर आप लोग इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं, तो आपका मार्केट साइज बढ़ जाता है, आपके पोटेंशियल कस्टमर बढ़ जाते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, आपको यहां पर मल्टीपल कंट्री करेंसीज के अंदर ट्रेड करने को मिलता है। माने जैसे इंडिया की बात करते हो तो रुपीज के अंदर, अगर आप लोग अमेरिका के अंदर चले जाते हो तो डॉलर, यानी कि अपनी अपनी कंट्रीज के अंदर आपको वहां की करेंसी का इन्वॉल्वमेंट होता है। जब भी इंटरनेशनल बिजनेस होगा, तो वहां पे मल्टीपल जो करेंसी है उसका इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है। कुल मिलाकर के मोटा मोटा सबसे पहला पॉइंट आप लोग क्या लिखेंगे सर? यहाँ पे पहला तो यही लिखेंगे कि आपका क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन होता है। क्रॉस बॉर्डर का मतलब हम लोग केवल एक कंट्री तक सीमित ना रह के मोर देन एक कंट्री के अंदर जाते हैं और वहां पे हम लोग अपने बिजनेस को फैलाते हैं, एक्सपांड करते हैं। डेट्स आप लोग क्या कहेंगे? इंटरनेशनल बिजनेस का पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि यहाँ पे क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन देखने को मिलता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे
इन्वॉल्वमेंट होता है मल्टीपल करेंसीज का, क्योंकि अलग अलग देशों की अपनी अपनी करेंसी है और हर एक जगह पे अगर आपको ट्रेड करना है तो उसी की करेंसी के अंदर ट्रेड आपको करना पड़ता है। इसके अलावा देखिए आपको क्या देखने को मिलता है, डाइवर्स वर्क फोर्स देखने को मिलता है। जहाँ आप जिस भी कंपनीज के अंदर जाते हैं तो वहां के जो इंप्लॉयज हैं डिफरेंट कल्चर और डिफरेंट नेशनलिटी के होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे आपका मल्टी कल्चरल इन्वायरमेंट होता है। जैसे इंडिया के अंदर कोई एमएनसी आया है तो यहाँ पे उसको बेसिकली वर्कफोर्स कहाँ से मिलेगा, हिंदुस्तान से मिलेगा। अब हिंदुस्तान के एम्प्लॉयज हैं या हिंदुस्तान के जो लोग हैं उनका अपना एक कल्चर होता है, अपना एक एजुकेशन लेवल होता है, अपने एक ट्रेडिशन होते हैं, अपने बिलीव सिस्टम होते हैं। डेट्स वाई अगर यही जो कंपनी है किसी और कंट्री के अंदर जाएगा तो चीजें बदल जाएंगी। यानी आप लोग कह सकते हो यहाँ पे उनको बेसिकली मल्टी कल्चरल इन्वायरमेंट देखने को मिलता है। इसके अलावा एक आपका कैरेक्टरिस्टिक ये भी हो सकता है, देयर इज ए ग्लोबल ट्रेड ऑफ ए गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि यहाँ पे आपका ग्लोबल ट्रेड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज देखने को मिलता है। यानी कि यहाँ पे बेसिकली कवर किया जाता है एक्सपोर्ट एंड द इंपोर्ट ऑफ द फिजिकल गुड्स एंड इंटेंजिबल सर्विसेज। जैसे आप लोग आईटी या टूरिज्म की बात करते हैं तो ये भी आपका यहाँ पे बेसिकली इंक्लूड किया जाता है। इसके अलावा इंटरनेशनल ट्रेड, जैसे आप लोग एफडीआई की बात करते हैं जिसका फुल फॉर्म होता है फॉरेन जो आपका डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है और जो आपका पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है ये हो किसी भी कंपनी के अंदर, तो ये कब आते हैं, जब ये आपका जैसे एफडीआई हो गया और आपका पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट तभी हो पाएगा जब आप लोग बेसिकली इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं। इसके अलावा आप लोग क्या कहेंगे, सर यहाँ पे देयर इज ए कॉम्प्लेक्स लीगल एंड द पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर ना काफी कॉम्प्लेक्स लीगल इन्वायरमेंट देखने को मिलता है, पॉलिटिकल इन्वायरमेंटल देखने को मिलता है और मल्टीपल डायमेंशनल जो इन्वायरमेंट है वो इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर देखने को मिलता है। कुल मिलाकर के बतेरे सारे पॉइंट हैं जिनको आप लोग लिख सकते हैं, जिनको आप लोग एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आंसर जो कॉपी रहती है उसके अंदर लिख के आ सकते हैं। तो यहां से उम्मीद करता हूं आपको क्लैरिटी मिला होगा इंटरनेशनल बिजनेस क्या होता है, इंटरनेशनल बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं। ये सवाल एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बनता है, दैट्स व्हाई इसको हमने यहाँ पे कवर किया है। अब एक और सवाल यहाँ पे बनता है माय डियर फ्रेंड्स, देयर इज ए टू टाइप ऑफ द बिजनेस, फर्स्ट इज डोमेस्टिक बिजनेस एंड द सेकंड वन इज द इंटरनेशनल बिजनेस। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द डोमेस्टिक बिजनेस एंड द इंटरनेशनल बिजनेस। कई बार सवाल पूछा गया है सर डोमेस्टिक बिजनेस जो आपका होता है और जो आपका इंटरनेशनल बिजनेस होता है क्या उनके बीच में फर्क होता है। ऑब्वियस सी बात है फर्क होता है। डोमेस्टिक बिजनेस आप लोग विद इन द बाउंड्रीज ऑफ ए कंट्री करते हैं और अगर आप लोग बियॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ कंट्री चले जाते हैं तो आपका इंटरनेशनल बिजनेस कहलाता है। डोमेस्टिक बिजनेस के अंदर देयर इज ए ट्रेड इन ओनली द वन करेंसी, जिस भी आप लोग कंट्री के अंदर बेसिकली बिजनेस कर रहे हैं। इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर देयर इज ए ट्रेड यूजिंग द मल्टीपल करेंसी, यानी कि आप लोग क्या करते हो मल्टीपल करेंसी का यूज करके ट्रेड करते हो। तो इसी तरीके के बुनियादी पॉइंट आप लोग एग्जामिनेशन के अंदर लिख सकते हैं। तो मैंने आपके लिए आपकी सहूलियत के लिए आपका एक टेबल बनाया हुआ है जहां पे पहला कॉलम डोमेस्टिक बिजनेस का है, दूसरा कॉलम इंटरनेशनल बिजनेस का है। यहाँ पे किन किन पैरामीटर को लेकर के हम लोग चर्चा करेंगे वो सारे पैरामीटर लिखे हुए हैं। जैसे मीनिंग की बात करते हो तो जैसा कि मैंने आपको बताया जो भी बिजनेस एक्टिविटी कंडक्ट होता है विद इन द कंट्रीज बॉर्डर या बाउंड्री तो ये क्या कहलाता है डोमेस्टिक, और अगर आप लोग बियॉन्ड द नेशनल बाउंड्री चले जाते हैं तो ये आपका इंटरनेशनल बिजनेस कहलाता है। अब ध्यान दीजिएगा जियोग्राफिकल एरिया की अगर आप लोग बात करते हो तो लिमिटेड टू द वन कंट्री रहता है। अब एक देश के अंदर लिमिटेड मार्केट होगा, अगर आप लोग इंटरनेशनली चले जाते हो तो यहाँ पे दो या दो से ज्यादा कंट्रीज का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो एक जो कंट्री है एक देश है उसके कंपेरिजन में आपको ज्यादा बड़ा मार्केट साइज देखने को मिल जाता है। इसी तरीके से अगर आप लोग करेंसी यूज की बात करते हो तो मैंने बताया यहाँ पे केवल एक सिंगल नेशनल करेंसी देखने को मिलता है। यहाँ पे बेसिकली मल्टीपल करेंसीज का इन्वॉल्वमेंट आपको इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर देखने को मिलता है। अगर लॉ एंड रेगुलेशन की बात करते हो तो यहाँ पे लॉ एंड रेगुलेशन सब्जेक्ट टू वन कंट्रीज लॉ रहता है, लेकिन यहाँ पे मस्ट फॉलो द मल्टीपल कंट्रीज लॉ एंड द ट्रेड पॉलिसी। अगर आप लोग इंटरनेशनली जाना चाहते हैं तो आपको मल्टीपल कंट्रीज के ट्रेड पॉलिसीज है और लॉ को है आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है एज कंपेयर टू द डोमेस्टिक बिजनेस। इसके अलावा कल्चरल डिफरेंस की बात करते हैं तो यहाँ पे यूनिफॉर्म कल्चर और लैंग्वेज देखने को मिलता है क्योंकि आप लोग एक ही कंट्री के अंदर हैं। अगर आप लोग इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर जाते हैं तो आपको डाइवर्स कल्चर लैंग्वेज और बिजनेस कस्टम्स के साथ डील करना पड़ता है क्योंकि हर एक कंट्री के अपने हर एक देश के कुछ अपने कल्चर होते हैं, अपनी लैंग्वेज होती है, उन्हीं के साथ आपको डील करना पड़ता है। इसके अलावा अगर आप लोग रिस्क लेवल की बात करते हो तो यहाँ पे लोअर रिस्क
होता है ड्यू टू द फेमिलियरिटी, यहाँ पे आपको हायर रिस्क देखने को मिलता है ड्यू टू द पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड द एक्सचेंज रेट इशू। तो ये कुछ बुनियादी बात है जो आप लोग बेसिकली लिख के आ सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट सर एक ही कंट्री के अंदर कम रहेगा, मल्टीपल कंट्रीज के अंदर आपको ज्यादा हायर जो आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो देखने को मिलता है। यहाँ पे ग्लोबल कंपटीशन रहता है, यहाँ पे डोमेस्टिक कंपटीशन रहता है। इतने सारे पॉइंट मैंने आपको बता दिए, और भी आपके दिलो दिमाग और जहन के अंदर ऐसे पॉइंट होंगे जिनको आप लोग लिख के आ सकते हैं और अपने आंसर की जो प्रेजेंटेशन है उसको बेहतर बना सकते हैं। तो ये वाला सवाल अगेन मैं आपको कहूंगा सर इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो प्लीज 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 इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा, इसको रेडी कर लीजिएगा, ठीक है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा सर एक और क्वेश्चन है, सर अगर आप लोग इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर एंटर करना चाहते हैं तो हमारे पास कितने तरीके हैं? हमारे पास बतेरे मेथड्स हैं, मल्टीपल मोड्स है, लेकिन हम लोग आज की क्लास के अंदर केवल और केवल 5 मोड को एक बार गो थ्रो करेंगे ताकि एग्जामिनेशन के अंदर इस तरीके का सवाल आए, और अगर आप लोग 5 पॉइंट लिखे, 5 मोड लिख दे तो आपके लिए मोर देन इनफ रहने वाला है, ठीक है। तो जब भी आप लोग इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर घुसना चाहते हैं तो अलग अलग मोड है, लेकिन हम आज की वीडियो के अंदर ना केवल 5 मोड को डिस्कस करने वाले हैं, जहां पे याद रखिएगा पहला एक्सपोर्टिंग रहेगा, लाइसेंसिंग रहेगा, फ्रेंचाइजिंग रहेगा, जॉइंट वेंचर रहेगा और आपका स्ट्रेटेजिक अलायंस रहेगा। स्ट्रेटेजिक अलायंस से कई बार इंडिविजुअल क्वेश्चन भी आता है, तो इसको आपको पढ़ लेना है। अब ध्यान दीजिएगा, एक्सपोर्टिंग का मतलब क्या होता है, आप लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली अपने प्रोडक्ट को क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। यानी कि आप लोगों को क्या करना है, जैसे हिंदुस्तान के अंदर कोई प्रोडक्ट या सर्विस है उसको आपको एक्सपोर्ट करना है किसी दूसरे कंट्री के अंदर, तो ये मेथड डायरेक्ट आपका एक्सपोर्टिंग मेथड कहलाता है। और एक्सपोर्टिंग के अंदर 2 तरीके हैं, डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग हो जाता है, इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग हो जाता है। डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग के अंदर आप हैं, आपका प्रोडक्ट है, आप लोग डायरेक्टली उसको एक्सपोर्ट करके सेल करते हैं अपने कस्टमर को, तो ये तो आपका डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग हो गया। लेकिन कई बार क्या देखने को मिलता है, आप लोग कई बार एक इंटरमीडिएटर का, बिचौलिए का सहारा लेते हैं, उसके थ्रू आप लोग एक्सपोर्ट करके अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं, तो वो आपका इनडायरेक्ट बेसिकली क्या हो जाता है, एक्सपोर्टिंग हो जाता है। तो कुल मिलाकर के आप लोग कह सकते हैं एक डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग होता है, एक इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग होता है। जब भी आप लोग सेल करते हैं डायरेक्टली टू द फॉरेन बायर तो ये आपका डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग कहलाएगा। जब भी आप लोग सेल करते हैं थ्रू द इंटरमीडिएटर, लाइक आप लोग एजेंट की बात कर लीजिए या एक्सपोर्ट हाउसेज की बात कर लीजिए, तो वो आपका एक्सपोर्टिंग कहलाता है। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर ज्यादा रिस्क नहीं होता है, लो इन्वेस्टमेंट देखने को मिलता है, और जितने भी बिगिनर्स होते हैं ना उनके लिए ये वाला जो मोड है ये सूटेबल माना जाता है, बेस्ट माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे रिस्क कम है, ठीक है। तो ये क्या हो गया सर, आपका एक्सपोर्टिंग हो गया है। इसी तरीके से लाइसेंसिंग का क्या मतलब होता है, लाइसेंसिंग का मतलब है एक ऐसा डोमेस्टिक कंपनी, यानी कि यहाँ का जो आपका लोकल कंपनी है, डोमेस्टिक कंपनी, उसको यहाँ पर आप लोग लाइसेंसर बोलेंगे, जो कहीं ना कहीं परमिट करती है एक फॉरेन कंपनी को, जिसको आप लोग यहाँ पे लाइसेंसी बोलते हैं, ठीक है। एक लाइसेंसर होता है जो डोमेस्टिक कंपनी है, फॉरेन कंपनी का जो बेसिकली जहां पर जिसको आपको आपने परमिट किया है वो लाइसेंसी कहलाएगा, टू यूज इट्स ब्रांड, पेटेंट्स एंड द टेक्नोलॉजी फॉर द फी एंड रॉयल्टी। माने आपको कुछ रॉयल्टी मिलेगा, कुछ फीस मिलेगा, इसके बदले में वो आपके ब्रांड की रेपुटेशन, नेम और आपके प्रोडक्ट को यूज करके अपनी कंट्री के अंदर इस्तेमाल करेगा। तो ये क्या कहलाएगा सर, लाइसेंसिंग कहलाएगा। यहाँ पे भी आपको लो कॉस्ट देखने को मिलता है, इजी मार्केट एक्सेस देखने को मिलता है, लेकिन क्योंकि ये आपका लाइसेंसिंग है तो ज्यादा कंट्रोल लाइसेंसर का होता है अपने प्रोडक्ट के ऊपर, अपने ऑपरेशंस के ऊपर, एज कंपेयर टू द लाइसेंसी। ये इसका एक बड़ा डिसएडवांटेज रहेगा, ठीक है। तो लाइसेंसी की तरह ही आपका एक क्या होता है सर, फ्रेंचाइजिंग होता है, यानी कि आपका सिमिलर टू लाइसेंसिंग होता है, बट मोस्टली यूज्ड इन द सर्विस सेक्टर। देखिए वहां पे आप लोग बेसिकली प्रोडक्ट से डील करते हैं तो लाइसेंसिंग होता है, सर्विस से डील करते हैं तो फ्रेंचाइजिंग होता है, जैसे फास्ट फूड चेन वगैरह हो गया, ये सब आपके फ्रेंचाइजिंग होते हैं, ठीक है। और जो भी आपकी फ्रेंचाइजी है वो यूज करती है ब्रांड के नेम को, सिस्टम को एंड ट्रेनिंग को ऑफ द फ्रेंचाइजर। जो आपका फ्रेंचाइजर होता है, फ्रेंचाइजर माने जिसका ओरिजिनल ब्रांड है, ठीक है ना, जिसका ओरिजिनल जो डोमेस्टिक कंपनी, आप लोग ऐसे समझ सकते हैं, जो बेसिकली परमिट देगा, जिसने परमिट लिया वो क्या होगा सर, लाइसेंसी होगा, ठीक है। सर्विस के केस में फ्रेंचाइजिंग, और यहाँ पे लाइसेंसिंग नहीं, सॉरी फ्रेंचाइजी, ठीक है ना, ये आपकी सर्विस के केस में बेसिकली फ्रेंचाइजिंग, प्रोडक्ट के केस में लाइसेंसिंग कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी आपको क्विक एक्सपेंशन देखने को मिलता है विद द मिनिमल इन्वेस्टमेंट, तो ये भी तरीका ठीक माना जाता है। जॉइंट वेंचर के अंदर क्या होता है सर, 2 या 2 से ज्यादा कंपनीज हैं, अब ये डोमेस्टिक प्लस फॉरेन की बात कर रहा हूं, 2 या 2 से ज्यादा डोमेस्टिक और फॉरेन कंपनी है, वो फॉर्म करती है एक पार्टनरशिप को, एक बिजनेस को करने के लिए फॉरेन मार्केट के अंदर, ठीक है। अब ये शेयर करती हैं रिस्क एंड रिसोर्सेज को, पॉसिबल कॉन्फ्लिक्ट
बिटवीन द पार्टनर्स। ये ऑब्वियस सी बात है, जब दो लोग इकट्ठा होते हैं, जब दो बर्तन होते हैं तो बचते तो है, यानी कि आप लोग ये कह सकते हो कि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होने का भी एक पॉसिबिलिटी है पार्टनर्स के बीच में। तो चलो यहां तक उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि चार अलग अलग मोड हैं। एक आपका एक्सपोर्टिंग है, एक आपका लाइसेंसिंग है, एक आपका फ्रेंचाइजिंग है, एक आपका जॉइंट वेंचर होता है। पांचवा क्या रहेगा सर? स्ट्रेटेजिक अलायंस रहेगा। यहाँ पर क्या होता है, दो या दो से ज्यादा फर्म होती हैं जो आपस में कोऑपरेट करती हैं टू अचीव ए स्ट्रेटेजिक गोल विदाउट द मर्जिंग। ध्यान रखिएगा, आपस में बिना मिले एक स्ट्रेटेजिक गोल को अचीव करने के लिए जब भी दो या दो से ज्यादा फर्म एक अलाइन होती है, उनको आप लोग स्ट्रेटेजिक अलाइन कहते हैं। अब यहाँ पे एक्सेस टू द न्यू मार्केट होता है, एक्सेस टू द टेक्नोलॉजी एंड द रिसोर्सेज देखने को मिलता है। कुल मिलाकर के माय डियर फ्रेंड्स, हमारे पास वैसे तो बतेरे मेथड्स है, बतेरे मोड हैं, मल्टीपल मोड्स हैं, लेकिन हम लोगों को बेसिकली 5 पढ़ने हैं। ये बहुत इजी है और लास्ट टाइम पे क्योंकि कल ही आपका एग्जामिनेशन होना है तो आपके लिए बड़ा सहूलियत रहेगा इन चीजों को अंडरस्टैंड करने में। ठीक है, तो इसको आप लोगों को पढ़ लेना है। सर आपका इंटरनेशनल बिजनेस को अगर आप लोग करना चाहते हैं तो इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर एंटर करने के कितने सारे मोड हमारे पास अवेलेबल है। एक क्वेश्चन आता है सर ग्लोबलाइजेशन को लेकर के, और ग्लोबलाइजेशन किस तरीके से आपके इंटरनेशनल जो बिजनेस है उसको सपोर्ट करता है, इंपैक्ट करता है, इफेक्ट करता है, प्रभावित करता है, ये सवाल आपका देखने को मिलता है। तो सर ग्लोबलाइजेशन की बात करते हो तो ग्लोबलाइजेशन असल में एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां पर हम लोग एक स्टेज पे ना आपके मल्टीपल कंट्रीज को लेकर के आते हैं और उनके बीच में ट्रेड करते हैं। ये क्या कहलाता है सर? ये ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। समझे ना, अगर आप लोग एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कहेंगे तो आप लोग क्या कहेंगे सर? आपका जो ग्लोबलाइजेशन है वो रेफर करता है द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग इंटरकनेक्टेडनेस एंड द इंटरडिपेंडेंसी among the countries through the free flow of the goods, services, capital, information and the people across the border। समझ में आया ना कि आपको बेसिकली एक मंच के ऊपर, एक इंटरनेशनल मंच के ऊपर ना आपको ट्रेड करवाना है मल्टीपल कंट्रीज के बीच में, ये आपका ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। अब ये ट्रेड आपका बेसिकली देयर इज ए फ्री फ्लो ऑफ द गुड्स हो सकता है, सर्विसेज हो सकता है, कैपिटल, इंफॉर्मेशन एंड द पीपल अक्रॉस द बॉर्डर हो सकता है। सिंपल लैंग्वेज में आप लोग कह सकते हो ये जो आपका ग्लोबलाइजेशन मींस इंटीग्रेशन ऑफ ए नेशनल इकोनॉमीज इनटू ए सिंगल ग्लोबल इकोनॉमी। समझ में है ना, आपको क्या करना है, जितनी भी नेशनल इकोनॉमीज है ना उनको आपको इंटीग्रेट करना है इनटू ए सिंगल ग्लोबल इकोनॉमी। इसको आप लोग क्या बोलते हैं सर? ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन बड़ा ही आसान सा टॉपिक है। ग्लोबलाइजेशन हर साल एग्जामिनेशन के अंदर रिपीट होता है, तो इसको प्लीज पढ़ लीजिएगा। अब आगे इसमें क्या पूछा गया है सर? आपको इंपैक्ट को बताना है कि इसका बेसिकली प्रभाव क्या रहता है इंटरनेशनल बिजनेस के केस में। तो देखिए यहाँ पे अगर आप लोग बेसिकली एक्सपेंशन ऑफ मार्केट की बात करते हैं, कंपनीज कैन नाउ ऑपरेट एंड सेल प्रोडक्ट इन द मल्टीपल कंट्रीज एंड लीडिंग हायर रेवेन्यू एंड द कस्टमर बेस। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं ग्लोबलाइजेशन के अंदर हम लोग एक मंच प्रोवाइड करते हैं या देयर इज ए इंटीग्रेशन ऑफ द मल्टीपल इकोनॉमीज इनटू ए सिंगल इकोनॉमी, यानी कि अलग अलग देश आ गए हैं, अलग अलग कंट्रीज आ गई हैं जो बेसिकली एक इकोनॉमी की तरह काम करेंगी। तो आपको एक ज्यादा कस्टमर बेस देखने को मिलेगा, बड़ा मार्केट देखने को मिलेगा मल्टीपल कंट्रीज के अंदर, और अगर आप लोग ज्यादा मार्केट के अंदर ज्यादा प्रोडक्ट सेल करेंगे तो आपका रेवेन्यू बढ़ जाएगा। तो देयर इज ए एक्सपेंशन ऑफ द मार्केट। ठीक है, अब इसके अलावा देयर इज ए ग्रोथ ऑफ द मल्टी नेशनल कॉर्पोरेशन, जिसको आप लोग एमएनसी कहते हैं। एमएनसी वो कॉर्पोरेशंस होती है, वो फर्म्स होती हैं जो अपने बिजनेस ऑपरेशंस को मोर देन वन कंट्रीज के अंदर ऑपरेट करती है, मैनेज करती है, वो आपकी एमएनसीज कहलाती हैं। तो मल्टीनेशनल कंपनीज के केस में आप सभी जानते हैं जैसे ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा मिला ना, तो एमएनसीज को भी बढ़ावा मिला, ये पॉइंट आपको याद रखना है। अच्छा, इसकी वजह से कंपटीशन भी इंक्रीज हुआ कि सर अलग अलग जो बेहतर से बेहतर प्रोडक्ट ऑफर करने वाली, सर्विस से ऑफर करने वाली इंटरनेशनल कंपनीज एक मंच पे मिलती हैं तो कंपटीशन बढ़ता है, ऑब्वियस सी बात है, एक टफ कंपटीशन यहाँ पे देखने को मिलता है। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। देखिए इलेक्ट्रिसिटी का इश्यू है तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, 2-3 कट लगेंगे वीडियो में, चलो कोई चक्कर नहीं। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर जो आपका ग्लोबलाइजेशन है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से मार्केट के अंदर कंपटीशन बढ़ जाता है। स्पेसिफिकली यहाँ पे जो थ्रेट पैदा हो जाता है, जो भी आपके डोमेस्टिक प्लेयर होते हैं उनको तो होता ही होता है, बाकी इंटरनेशनल लेवल पे भी आपको यहाँ पे कंपटीशन देखने को मिलता है। और ये बहुत बेसिक बात है सर, जब भी कोई भी कंपनी ग्रो करती है या ग्लोबलाइजेशन होता है तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से आपका जॉब क्रिएशन होता है और आउटसोर्सिंग के जो मेथड्स है वो खुल जाते हैं, सोर्स
खुल जाते हैं। इसके अलावा देयर इज एक्सेस टू द रिसोर्सेज एंड द टेक्नोलॉजी। देखिए, एक देश की जो बेसिकली एक कंट्री की जो टेक्नोलॉजी है, एक कंपनी जब एक देश से दूसरे देश के अंदर जाती है तो वो वहाँ के कल्चर को लेकर के, वहाँ की टेक्नोलॉजी को लेकर के, वहाँ के रिसोर्सेज और एडवांसमेंट को लेकर के दूसरी कंट्री के अंदर जाती है, और जहाँ पर वो अपने बिजनेस को जमाना चाहती है, वहाँ के जो लोग हैं उस टेक्नोलॉजी को एक्सेस कर पाते हैं, उस टेक्नोलॉजी से इंट्रोड्यूस होते हैं। दैट्स व्हाई देयर इज एक्सेस टू द रिसोर्स एंड द टेक्नोलॉजी। और ये आपको थोड़ा याद रखना है, जब भी आपका ग्लोबलाइजेशन होगा ना, देयर इज ए चैलेंजेस, रेगुलेटरी चैलेंजेस होते हैं और लीगल चैलेंजेस होते हैं, क्योंकि जब आप लोग एक देश के अंदर काम करते हैं तो आपको केवल एक ही कंट्री के नीति नियम सिद्धांत के साथ काम करना पड़ता है, लॉ एंड रेगुलेशन के साथ काम करना पड़ता है। लेकिन जब भी आप ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब अलग कंट्री, और अलग कंट्री का मतलब देयर इज अ डिफरेंट रूल एंड रेगुलेशन। तो ये एक बड़ा चैलेंज होता है अगर आप लोग ग्लोबलाइजेशन के प्रोस्पेक्टिव में बात करते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद कर लेना है, सर ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन का इंटरनेशनल बिजनेस के ऊपर एग्जैक्टली क्या इंपैक्ट रहता है, ये सवाल हर साल आपके एग्जामिनेशन के अंदर देखने को मिलता है। अब इसके अलावा सर एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है यहां पर आपसे पूछा गया है, सर आप लोग बिजनेस इन्वायरमेंट से क्या समझते हैं, और बेसिकली व्हाई इज नेसेसरी टू स्टडी बिजनेस इन्वायरमेंटल इन द इंटरनेशनल बिजनेस। बड़ा बुनियादी बात है कि इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर ना आपको बिजनेस इन्वायरमेंट को समझना क्यों जरूरी है। तो बिजनेस इन्वायरमेंट का मतलब होता है आप लोग सम यानी कि कलेक्टिवली कहते हैं जितने भी इंटरनल फैक्टर्स है, जितने भी आपके एक्सटर्नल फैक्टर हैं जो जिम्मेदार है या जो इन्फ्लुएंस करते हैं या जो अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं कंपनी की परफॉर्मेंस को और ऑपरेशन को, वो तमाम फैक्टर्स क्या कहलाते हैं, कलेक्टिवली उनको आप लोग बिजनेस इन्वायरमेंट कहते हैं। जैसे इकोनॉमिकल फैक्टर हो गए, जैसे पॉलिटिकल फैक्टर हो गए, जैसे लीगल फैक्टर हो गए, ये तमाम चीजें क्या कहलाती है सर, ये बिजनेस इन्वायरमेंट के अंदर आती हैं। बिजनेस इन्वायरमेंट मींस आप लोग कहते हो सम ऑफ ऑल इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट अफेक्ट द परफॉर्मेंस एंड द फंक्शनिंग ऑफ ए बिजनेस एक्टिविटी और ए बिजनेस इज कॉल्ड द, उसको आप लोग बिजनेस इन्वायरमेंट के नाम से जानते हैं। एग्जाम के अंदर क्या लिखना है सर, देयर इज ए इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस। देखिए लिखा हुआ है ना, जो इन्फ्लुएंस करता है कंपनी की ऑपरेटिंग कंडीशंस को, परफॉर्मेंस को एंड द डिसीजन मेकिंग को, ये क्या कहलाता है सर, ये आपका बिजनेस इन्वायरमेंट कहलाता है। यहाँ पे आप लोग इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लीगल, सोशल और टेक्नोलॉजिकल अलोंग विद द कल्चरल फैक्टर्स को शामिल करके चलते हैं, जो कहीं ना कहीं आपके बिजनेस ऑपरेशंस को इंपैक्ट करते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा सर हमें इनको पढ़ने की जरूरत क्यों है, तो बहुत बुनियादी सा जवाब है, बुनियादी सा आंसर है कि जब तक आप लोग इन फैक्टर को नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा इन फैक्टर का एग्जैक्टली हमारी बिजनेस एक्टिविटी, हमारी बिजनेस की जो परफॉर्मेंस है और उनकी जो फंक्शनिंग है उसके ऊपर क्या इंपैक्ट रहता है। अगर आपने समझ लिया तो जहां जहां पे आपको लूप होल दिखता है, जहां पे आपको प्रॉब्लम दिखता है, आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं और कहीं ना कहीं अपनी एफिशिएंसी को बेसिकली इंक्रीज कर सकते हैं, प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं। समझ में आया, क्योंकि ये फैक्टर ऐसे फैक्टर हैं जो बिजनेस को इफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, स्टडिंग द बिजनेस इन्वायरमेंट इज ए क्रूशियल फॉर द कंपनीज प्लानिंग एंड द ऑपरेटिंग अक्रॉस द बॉर्डर। ठीक है ना। अब हियर इज व्हाई, क्योंकि आप लोग यहाँ पे अंडरस्टैंड करना चाहते हैं फॉरेन मार्केट को, कंप्लाइन करना चाहते हैं विद द रूल एंड रेगुलेशन के साथ, लॉ एंड रेगुलेशन के साथ। आप लोगों को देखना है पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी को, एक्सचेंज रेट एंड द जो आपका करेंसी रिस्क है उसको समझना है, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड द जो रिस्क मैनेजमेंट है, जो आपका कल्चरल सेंसिटिविटी है ना, ये कुछ ऐसे बुनियादी पॉइंट है जिनके बिहा पे आप लोगों को बेसिकली आपके बिजनेस इन्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करना होता है। मोटा मोटा जैसा भी आपको समझ में आता है ना वैसा लिख सकते हैं। बाकी इन पॉइंट्स को जरूर अपने आंसर के अंदर मेंशन करके आइएगा ताकि एक अच्छा आंसर आप लोग एग्जामिनर के सामने प्रेजेंट कर सके। तो बिजनेस इन्वायरमेंट अपने आप में काफी जरूरी क्वेश्चन है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा बिजनेस इन्वायरमेंट से ही आपका एक कल्चर इन्वायरमेंट करके क्वेश्चन आता है। देखिए देयर इज ए कंपोनेंट ऑफ द बिजनेस इन्वायरमेंट, जिनमें से आपका एक कंपोनेंट क्या है, कल्चर इन्वायरमेंट है। तो ये आपसे पूछा गया है सर कल्चर इन्वायरमेंट क्या होता है और इसके वेरियस कंपोनेंट क्या है। देखिए कल्चर इन्वायरमेंट के भी आपके वेरियस कंपोनेंट्स होते हैं। कल्चर का मतलब क्या होता है, सेट ऑफ द बिलीव्स, यानी कि जो विश्वास होते हैं, जो कस्टम्स होते हैं, जो बेसिकली आप लोग कह सकते हो वहां का जो कल्चर है। बेसिकली कल्चर के अंदर क्या क्या आता है सर, आपके बिलीव्स आ जाते हैं। तो बिलीव्स का जो सेट रहेगा, आपके यहाँ पे जो वैल्यूज होती हैं, आपके यहाँ पे जो कस्टम्स होते हैं, आपके बेसिकली बिहेवियर को
और एटीट्यूड को कलेक्टिवली आप लोग क्या कहते हैं सर, यहाँ पर आप लोग कल्चरल इन्वायरमेंट के अंदर इंक्लूड करके चलते हैं, दैट शेयर्ड बाय द ग्रुप ऑफ द पीपल, ये जरूर याद रखना है, दीज आर शेयर्ड बाय द ग्रुप ऑफ पीपल इन ए स्पेसिफिक रीजन और ए कंट्री इज कॉल्ड द कल्चरल इन्वायरमेंट। कल्चर के अंदर सर आपके बिलीव्स आ जाते हैं, वैल्यूज आ जाती है, कस्टम्स, बिहेवियर और एटीट्यूड ऑफ ए पीपल, ऑफ ए ग्रुप ऑफ ए पीपल, ऑफ ए स्पेसिफिक रीजन और ए कंट्री, इसको आप लोग क्या बोलते हो, कल्चर बोलते हो। और यही आपका जो सेट है ना, ये कल्चरल इन्वायरमेंट कहलाता है। और यहाँ पे बेसिकली कल्चरल इन्वायरमेंट शेप करता है कि लोग किस तरीके से सोचेंगे, किस तरीके से कम्युनिकेट करेंगे और किस तरीके से बिजनेस आप लोग एक पर्टिकुलर सोसाइटी के अंदर कर सकते हैं। तो बिजनेस के प्रोस्पेक्टिव से भी अपने आप में कल्चरल इन्वायरमेंट एक काफी अहम, इंपॉर्टेंट और जरूरी कंपोनेंट हो जाता है। अगर आप लोग कंपोनेंट की बात करते हो तो सर लैंग्वेज आपका एक कंपोनेंट है कल्चर का, सोशल स्ट्रक्चर कंपोनेंट है, इसके अलावा आप लोग कहेंगे रीजन, रिलीजन जो आपकी धार्मिक और जो आपके बिलीफ्स है, जो आस्थाएं हैं, वो आपके कल्चर का हिस्सा है, वैल्यूज एंड एटीट्यूड आपके बेसिकली कल्चर का हिस्सा है, कस्टम्स एंड ट्रेडिशन हो गया, एजुकेशन लेवल हो गया, टेक्नोलॉजी यूजेज हो गए, दीज ऑल आर द कंपोनेंट ऑफ द कल्चर। इन सबको कलेक्टिवली आप लोग किसके अंदर रख के चलते हैं सर, कल्चर के अंदर रख के चलते हैं। तो दीज पॉइंट्स आर वेरी बेसिक। अब इनको थोड़ा सा एम्फसाइज करके लिखना है। जैसे लैंग्वेज के ऊपर आप लोग क्या कह सकते हैं सर, किसी भी देश का, किसी भी एक स्पेसिफिक तबके का, किसी भी एक स्पेसिफिक रीजन की अपनी एक लैंग्वेज होती है, अपनी एक भाषा होती है, उसी भाषा के बिहा पे कम्युनिकेशन होता है। तो इसका मतलब कल्चर के अंदर भाषा का अपना एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। इसी तरीके से आप लोग रिलीजन एंड बिलीफ की बात करते हो, यानी कि कुछ आस्थाएं होती हैं, कुछ धार्मिक आस्थाएं होती है। लोग, हर एक कल्चर की अपनी एक धार्मिक आस्था होती है, उनके अपने बिलीफ होते हैं। अब उन बिलीफ को भी ध्यान में रख के आपको बिजनेस ऑपरेशंस को अंजाम देना होता है। कई बार कल्चर सेंसिटिविटी का मामला आ जाता है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप लोग एक स्पेसिफिक रीजन के अंदर परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, चाहे आप लोग कितनी बड़ी तोबो, आप चाहे कितने ही बड़े बिजनेस को सॉरी, चाहे आप लोग कितने ही बड़े बिजनेस को रन करते हो। सॉरी, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना, दीज आर द वेरी बेसिक कंपोनेंट ऑफ द कल्चरल इन्वायरमेंट, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका एक बेसिकली क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है सर, यहाँ पे लिखा हुआ है, what are the some of the legal element for the MNC while venturing enter into the new market। ये यार आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है, तो इस पे मैं चर्चा नहीं करूंगा, ठीक है। हाँ, एक और इन्वायरमेंट का अलग से कंपोनेंट आता है, जिसको आप लोग बेसिकली माय डियर फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पर पॉलिटिकल इन्वायरमेंट के नाम से जानते हैं। तो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। सर पॉलिटिकल इन्वायरमेंट रेफर करता है इन्फ्लुएंस ऑफ द, जो आपकी गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, एंड जितने भी आपके लीगल फ्रेमवर्क है ऑन द बिजनेस ऑपरेशन इन ए कंट्री। किसी भी कंट्री के अंदर जो भी आपका गवर्नमेंट पॉलिसीज का, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का, लीगल फ्रेमवर्क का जो बिजनेस ऑपरेशन के ऊपर इन्फ्लुएंस होता है ना, वो क्या होता है सर, आपका पॉलिटिकल इन्वायरमेंट होता है। यहाँ पे आप लोग एटीट्यूड ऑफ गवर्नमेंट को इंक्लूड करके चलते हैं टुवर्ड्स द बिजनेस एंड द लेवल ऑफ द पॉलिटिकल रिस्क फेस बाय द कंपनीज। तो दीज आर द वेरी बेसिक टर्म। अगर आप लोग यहाँ पर इंटरनेशनल प्रोस्पेक्टिव में बात करते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर, तो ध्यान दीजिएगा पॉलिटिकल इन्वायरमेंट ऑफ बोथ होम एंड द होस्ट कंट्री। ध्यान दीजिएगा, एक होस्ट कंट्री होता है, एक होम कंट्री होता है। इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर प्ले ए मेजर रोल इन द शेपिंग ऑफ द इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड ऑपरेशन। ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। सबसे जरूरी बात क्या है सर, सबसे जरूरी बात है सर कंपोनेंट। कंपोनेंट किसकी बात हो रही है सर, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट की। तो सबसे पहले आपकी गवर्नमेंट के टाइप्स और स्टेबिलिटी एक कंपोनेंट है। ध्यान दीजिएगा सर, गवर्नमेंट का टाइप, किस तरीके की गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट के अंदर कितनी स्टेबिलिटी है। अगर गवर्नमेंट के अंदर स्टेबिलिटी होगी, हो सकता है एक स्टेबल गवर्नमेंट आपके बिजनेस पॉलिसीज के साथ आपको फेवर करे, ठीक है। कई बार गवर्नमेंट के अंदर अनस्टेबिलिटी होती है, तो कहीं ना कहीं वो बिजनेस पॉलिसीज के अगेंस्ट होती है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। सर एक दूसरा पॉइंट, दूसरा कंपोनेंट रहेगा लीगल एंड द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और
और तीसरा जो कंपोनेंट रहेगा पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल पॉलिसीज। ये कुछ 3 कंपोनेंट है इन द केस ऑफ द पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, तो प्लीज आप इनको पढ़ लीजिएगा। अगेन ये आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और यहीं से आपको सवाल देखने को मिलेगा ही मिलेगा। क्लियर? अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे देखिएगा एक पॉइंट क्या है सर, एक इंटरनेशनल रिलेशनशिप के ऊपर भी डिपेंड करता है, पॉलिटिकल रिस्क के ऊपर भी डिपेंड करता है और गवर्नमेंट का रोल होता है बेसिकली बिजनेस के अंदर। मैंने बताया ना, देयर इज ए गवर्नमेंट इज इन्वॉल्व इन द बिजनेस एक्टिविटी डायरेक्टली थ्रू द पब्लिक एंटरप्राइजेज और द इनडायरेक्टली थ्रू द रेगुलेशन एंड द इंसेंटिव। तो ये बेसिक पॉइंट है, इनको आप लोग एक बार गो थ्रू करेंगे तो आपको क्लैरिटी हो जाएगा। एक जो आपका बेसिकली क्वेश्चन पूछा जाता है सर, वो आपको डिफाइन करना है थ्योरीज ऑफ द नेशनल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ध्यान दीजिएगा, ये सवाल मैंने अक्सर आपके एग्जामिनेशन के अंदर देखा है। तो जब भी आप लोग थ्योरीज ऑफ नेशनल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की बात करते हैं तो इसको डेवलप किया गया था आपके माइकल ई पोर्टर के द्वारा, ध्यान रखना। और ये आपके रिनोव्ड इकोनॉमिस्ट थे इन द 1990 के अंदर। आपके जो माइकल ई पोर्टर है वो आपके एक रिनोव्ड इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने बेसिकली किसको डेवलप किया था, नेशनल कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस थ्योरी को डेवलप किया था। और इन्होंने एक्सप्लेन किया व्हाई सर्टेन कंट्रीज आर मोर कॉम्पिटिटिव देन द अदर, की एग्जैक्टली क्यों कुछ कंट्री दूसरी कंट्रीज के कंपैरिजन में ज्यादा कॉम्पिटिटिव माहौल कैरी करती है इन ए पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज एट द ग्लोबल लेवल। समझ में आया? तो इसका एक्सप्लेनेशन इस थ्योरी के अंदर देखने को मिलता है जिसको आप लोग थ्योरी ऑफ द नेशनल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के नाम से जानते हो। पोर्टर ने आर्ग्यू किया दैट द सक्सेस ऑफ ए नेशन इन इंटरनेशनल ट्रेड डिपेंड नॉट जस्ट ऑन द नेचुरल रिसोर्सेज। ध्यान दीजिएगा, ये आपका किसके ऊपर केवल डिपेंड नहीं करता है, नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है और ना ही ये आपके चीप लेबर के ऊपर डिपेंड करता है, बल्कि 4 की फैक्टर्स जिनको हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं जो क्रिएट करते हैं कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को। इसको आप लोग डायमंड मॉडल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। जैसे आपका फैक्टर कंडीशन हो गया, डिमांड कंडीशन हो गया, रिलेटेड एंड स्पोर्ट इंडस्ट्रीज हो गया, ये आपका क्या बोलते हो, इंडस्ट्रीज हो गया, इसको आपको पढ़ लेना, ठीक है। तो ये कुछ फैक्टर हैं जिनकी वजह से इसने बताया कि केवल चीप लेबर होना, नेचुरल रिसोर्सेज का होना किसी भी कंपनी के कॉम्पिटिटिव होने का कोई बेसिकली मतलब नहीं है। यहाँ पे मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं जो आपके सामने लिखे हुए हैं, ये आपको एग्जाम के अंदर लिख के आने हैं। यहाँ पे फैक्टर कंडीशन की बात करते हैं, जैसे दीज फैक्टर्स इंक्लूड द नेचुरल रिसोर्स या नेशन रिसोर्सेज सच एज स्किल्ड लेबर हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया एंड द इनोवेशन हो गया। ये कुछ फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। जैसे अगर आप लोग जर्मनी की बात करते हो, जर्मनी स्टैंडर्ड इन द इंजीनियरिंग ड्यू टू दैट से हाईली स्किल्ड वर्किंग, ठीक है ना। तो जो आपका जर्मनी है डोमिनेट करता है इंजीनियरिंग के अंदर क्योंकि वहां पे स्किल्ड वर्कर ज्यादा देखने को मिलते हैं। डिमांड कंडीशन का मतलब क्या है, ये आपका रेफर करता है नेचर एंड द साइज ऑफ द डोमेस्टिक डिमांड। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा, डिमांड के ऊपर भी डिपेंड करता है फॉर द गुड्स एंड द सर्विसेज। जैसे अगर आप लोग सोफिस्टिकेटेड लोकल कस्टमर की बात करते हो तो पुश करता है कंपनीज को टू इंप्रूव द क्वालिटी एंड द इनोवेशन, ठीक है। इसी तरीके से रिलेटेड एंड द स्पोर्ट इंडस्ट्रीज को आपको एक बार पढ़ लेना, ठीक है। ये क्या प्रोनाउंसिएशन है कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मेरे को इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं आता है, ठीक है। तो देख लीजिएगा, ये आपके कुछ बेसिक्स क्वेश्चन हैं जो एग्जामिनेशन के अंदर अक्सर रिपीट होते हैं और जब भी आप लोग कोई भी पीवाईक्यू उठा करके देखेंगे ना तो आप लोग पाएंगे माय डियर फ्रेंड्स मैक्सिमम जो क्वेश्चन है आपको इसी लिस्ट से देखने को मिलेंगे। हालांकि ये हमारा पार्ट 1 रहेगा, मेरी हेल्थ थोड़ा सा इश्यू चल रहा है, तबीयत ठीक नहीं, इसलिए मैं इसको बेसिकली 2 पार्ट के अंदर हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। आज का हमारा पहला पार्ट रहेगा। अगर आपका अच्छा खासा डिमांड आता है, अगर आप लोग इस वीडियो के ऊपर सही रिस्पॉन्स करते हैं तो मैं आप सभी के लिए दूसरा पार्ट भी रिकॉर्ड कर दूंगा और अगर आपका रिस्पांस नहीं आता है तो पार्ट 1 आपको मिल ही रहा है, जितने भी स्टूडेंट बेसिकली हमारा ये वीडियो देख रहे हैं। अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ है, अभी कुछ क्वेश्चन और है जो हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे। सर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बीओपी। बीओपी का मतलब होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट और आपको बताना है नेशन के अंदर इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है। देखिए बीओपी का मतलब होता है, बीओपी इज ए सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिटवीन द रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री
country and the rest of the world during a specific period, usually 1 year। माने ये आपका बेसिकली रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री है, हमारा कंट्री है। अब इसके अलावा जितनी भी कंट्री हो गया ना, हिंदुस्तान के अलावा जो भी कंट्री हो गया, जैसे मैं इंडिया के प्रोस्पेक्टिव में बात कर रहा हूं, तो इन देखिए आपका जो भी ट्रांजेक्शन होगा इंडिया के साथ जितनी भी बची हुई कंट्री हैं उनके अंदर, तो जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया जाएगा ना वो बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है सर, बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है। यहाँ पे एक्सपोर्ट को भी मेंटेन किया जाता है, इंपोर्ट को भी रिकॉर्ड किया जाता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भी रिकॉर्ड किया जाता है, रेमिटेंस को भी रिकॉर्ड किया जाता है, और आपका फाइनेंशियल फ्लोज को भी माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है। बुनियादी तौर पे आपको समझना है बीओपी यूजुअली दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया जाता है। एक आपका करंट अकाउंट होता है, एक आपका कैपिटल अकाउंट होता है। करंट अकाउंट रिकॉर्ड करता है कि बेसिकली ट्रेड इन द गुड्स और सर्विसेज, इनकम्स को एंड द यूनिलैटरल ट्रांसफर को। ठीक है, यानी कि आप लोग क्या कहेंगे, जो आपका करंट अकाउंट है ना वहां पे आप लोग ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज को रिकॉर्ड करते हैं, इनकम को रिकॉर्ड करते हैं और यूनिलैटरल ट्रांसफर को रिकॉर्ड करते हैं। इसके अलावा बाकी सब रिकॉर्ड इस पे नहीं किया जाता है। इसके अलावा जो आपका कैपिटल ट्रांसफर हुआ है, जो भी आपका एक्विजिशन एंड डिस्पोजेबल ऑफ नॉन प्रोड्यूस्ड या फिर नॉन फाइनेंशियल एसेट हुआ है, उनको हम बेसिकली आपके कैपिटल अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आपका बीओपी है, बैलेंस ऑफ पेमेंट है, उनको यूजुअली डिवाइड किया गया है दो अकाउंट के अंदर, करंट अकाउंट हो गया और कैपिटल अकाउंट हो गया। ये आपको याद रखना, करंट अकाउंट के अंदर क्या क्या रिकॉर्ड होता है और कैपिटल अकाउंट के अंदर क्या क्या रिकॉर्ड होता है। ठीक है, और ये भी आपको याद रखना, बीओपी जिसका फुल फॉर्म होता है बैलेंस ऑफ द पेमेंट, उसका अपना मीनिंग क्या होता है, अपना डेफिनेशन क्या होता है, समझ में आया। तो ये आपका बेसिक सा एक डेफिनेशन है जिसको आपको गो थ्रू करना है। एक सवाल यहाँ पे ये पूछा गया, सर इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, तो ध्यान रखिएगा, पहली सिग्निफिकेंस क्या रहती है, इंडिकेटर ऑफ द इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। ये आपका इंडिकेटर की तरह बिहेव करता है कि आपकी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस क्या रही। माने आप लोग कहेंगे ए सरप्लस इन द बीओपी शोज ए स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी व्हाइल ए डेफिसिट में इंडिकेट इकोनॉमिक चैलेंजेस। समझ में आया, यानी कि आप लोग ये कह सकते हैं अगर आपके बीओपी के अंदर मान लीजिए सरप्लस है तो ये स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करता है, और डेफिसिट की बात करते हो यानी कि कमी जो होता है ना वो इंडिकेट करता है इकोनॉमिक चैलेंजेस के अंदर। तो बीओपी का जो बैलेंस होता है, बीओपी के अंदर जो बेसिकली आपका सरप्लस पड़ा है या जो डेफिसिट है वो बताता है आपकी इकोनॉमी की क्या परफॉर्मेंस एग्जैक्टली देखने को मिल रही है। इसके अलावा जो दूसरा पॉइंट रहेगा, ये आपकी हेल्प करता है पॉलिसी फॉर्मुलेशन के अंदर। ध्यान दीजिएगा, गवर्नमेंट यूज करती है बीओपी के डेटा को बेसिकली क्या फॉर्म करने के लिए, ट्रेड, उसके बाद फिस्कल एंड द मॉनेटरी पॉलिसीज टू करेक्ट द इम्बैलेंसेस। जितने भी इम्बैलेंसेस देखने को मिलते हैं ना, एक तरीके से असंतुलन देखने को मिलता है, उनको बैलेंस करने के लिए गवर्नमेंट जो पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करती है वहां पर बेसिकली बीओपी के डेटा को भी कंसीडर किया जाता है। इसके अलावा जो तीसरा पॉइंट रहेगा दैट इज द एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट। माने ध्यान दीजिएगा, बीओपी ट्रेंड्स हेल्प इन द मैनेजिंग द फॉरेन एक्सचेंज रेट, याद रखिएगा, एंड मेंटेन द करंट स्टेबिलिटी, करेंसी की स्टेबिलिटी। ठीक है, इसके अलावा एक पॉइंट ये भी हो सकता है सर, फॉरेन इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है। ए हेल्थी बीओपी अट्रैक्ट्स द फॉरेन इन्वेस्टर। ध्यान रखिएगा, एक हेल्थी बीओपी क्या कर सकता है, फॉरेन इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करता है, व्हाइल ए परसिस्टेंट डेफिसिट में स्केयर देम अवे। यानी कि अगर आपका डेफिसिट देखने को मिलेगा तो वहां पर इन्वेस्टर थोड़ा सा दूर भागते हैं कि यहाँ पे हम लोगों को इन्वेस्टमेंट नहीं डालना है। अब यहाँ पे देखिएगा, अंडरस्टैंडिंग ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस, माने इट शोज हाउ ए कॉम्पिटिटिव ए कंट्रीज गुड्स एंड सर्विसेज आर इन द ग्लोबल मार्केट। माने ये आपका एक बीओपी है जिससे हम लोग ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किसी भी कंट्री के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज एग्जैक्टली ग्लोबल मार्केट के अंदर कितना कॉम्पिटिटिव है। और लास्ट एंड फाइनल आप लोग क्या कह सकते हैं, ये आपका सपोर्ट करता है क्रेडिट रेटिंग को। ठीक है, किसको सपोर्ट करता है, क्रेडिट रेटिंग को सपोर्ट करता है। तो माय डियर फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, ये आपका बेसिक सा क्वेश्चन है जो 101% आपको इस बार एग्जामिनेशन के अंदर देखने को मिल सकता है, जहां पर हमने बात किया व्हाट डू यू मीन बाय द बीओपी। माने आप लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट से क्या समझते हैं और बीओपी का सिग्निफिकेंस क्या है किसी भी नेशन के अंदर। तो हमने समझा सबसे पहले इंडिकेटर होता है इकोनॉमिक परफॉर्मेंस का, ये पॉलिसी फॉर्मुलेशन के अंदर हेल्प करता है, एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट के अंदर हेल्प करता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर हेल्प करता है, ये अंडरस्टैंड ट्रेड
कॉम्पिटिटिवनेस को समझने में हेल्प करता है और बेसिकली क्रेडिट रेटिंग को सपोर्ट करता है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आपको अच्छे से लिख के आने हैं अगर एग्जामिनेशन के अंदर ये वाला क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड्स आपको देखने को मिलता है। ये वाला क्वेश्चन भी काफी जरूरी हो जाता है आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी अभी आपने पढ़ा सर जो आपका बीओपी है ना उसको आप लोग दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर देते हैं, एक आपका करंट अकाउंट हो जाता है, एक आपका कैपिटल अकाउंट हो जाता है, दोनों के बीच में क्या फर्क होता है। तो ध्यान दीजिएगा, अभी अभी पढ़ा करंट अकाउंट के अंदर हम लोग ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं जो बेसिकली ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज हुआ है, इनकम या ट्रांसफर वाली तमाम ट्रांजैक्शन को हम लोग यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन अगर आपका कोई कैपिटल ट्रांसफर हुआ है, एसेट का मूवमेंट हुआ है, तो उसको कैपिटल अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है। इसके अलावा ध्यान दीजिएगा नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, यहाँ पे डे टू डे ट्रांजैक्शन जिसको आप लोग शॉर्ट टर्म ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया जाता है, यहाँ पे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जिसको आप लोग अमूमन लॉन्ग टर्म ट्रांजैक्शन के नाम से जानते हैं उनको रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, अब इसी तरीके से यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है एक्सपोर्ट एंड द इंपोर्ट ऑफ द गुड्स जिसको आप लोग विजिबल ट्रेड कहते हो। इसके अलावा सर्विस जो आपका इनविजिबल ट्रेड्स होता है, इनकम फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट हो गया, उसके बाद रेमिटेंस एंड द डोनेशन, ये सारी चीजें आप करंट अकाउंट के अंदर इंक्लूड करके चल सकते हो। आप अलग अगर आप लोग लोन एंड बोरोविंग की बात करते हो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई की बात करते हो, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एफपीआई की बात करते हो, या एसेट ट्रांसफर की बात करते हो, तो इनको इंक्लूड किया जाता है कैपिटल अकाउंट के अंदर। अब इसी तरीके से इंपैक्ट ऑन द नेशनल इकोनॉमी की बात करते हो तो जो करंट अकाउंट है ना उसका डायरेक्टली अफेक्ट होता है नेशनल इकोनॉमी के अंदर, लेकिन कैपिटल का जो बेसिकली कैपिटल अकाउंट का कोई डायरेक्ट इंपैक्ट नेशनल इनकम के अंदर देखने को नहीं मिलता। देयर इज ए नेशनल इनकम, नॉट द इकोनॉमी, देयर इज ए नेशनल इनकम, ये आपको याद रखना है। सरप्लस और डेफिसिट की बात करते हो तो ये इंडिकेट करता है ट्रेड सरप्लस और डेफिसिट को, ये इंडिकेट करता है कैपिटल इनफ्लो और आउटफ्लो को, ये याद रखना है। अगर आप लोग करंट अकाउंट की बात करेंगे तो या तो ये सरप्लस या फिर डेफिसिट को बताएगा। कैपिटल अकाउंट के अंदर आपको बेसिकली इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ ए कैपिटल देखने को मिलेगा। ठीक है, ये कुछ माय डियर फ्रेंड्स बुनियादी पॉइंट है जिनके बिहाफ पे आप लोग करंट जो अकाउंट है और कैपिटल अकाउंट है ऑफ द बैलेंस ऑफ द पेमेंट बीओपी के जो दो पार्ट हैं उनको आप लोग क्लासिफाई कर सकते हैं, उनको आप लोग अच्छे से एग्जामिनर को अपने आंसर शीट के माध्यम से समझा सकते हैं। क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो प्लीज इनको अच्छे से नोट कीजिएगा क्योंकि आपके रिपीट हो सकते हैं एग्जामिनेशन के अंदर। ठीक है, और अक्सर देखा है ये वही सवाल है जो मेरी काफी डिटेल रिसर्च के बाद मैं आप सभी के सामने लेके आया हूं ताकि आप लोग अच्छे से इनको प्रिपेयर करके ना एक दिन के अंदर प्रिपेयर करके अच्छे मार्क्स इस सब्जेक्ट के अंदर लेके आ सके। पर शर्त ये रहेगा कि आप लोग इस सब्जेक्ट को कितना सीरियसली लेते हैं, इस वीडियो के अंदर जो जो बातें बताता हूं उतना उसको कितना ध्यान से सुनते हैं और एग्जैक्टली प्रेजेंटेशन को कितनी बार रीड करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा ऑब्जेक्टिव ऑफ द इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। देखिए इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के ऑब्जेक्टिव के ऊपर आप सभी को चर्चा करना है, तो यहाँ पे आपको बताना है सर इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ध्यान से समझना, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन रेफर करता है एक ऐसे प्रोसेस को बाय विच टू और मोर कंट्रीज रिड्यूस और रिमूव द ट्रेड बैरियर्स एंड कोऑर्डिनेट इकोनॉमिक पॉलिसीज टू अचीव द क्लोजर इकोनॉमिक कोऑपरेशन। समझ में आया? यानी कि अगर आप लोग यहाँ पे बात करते हैं इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का, तो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का मतलब होता है ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसका इस्तेमाल करके दो या दो से ज्यादा कंट्रीज अपने ट्रेड बैरियर को या तो रिड्यूस करती है या इतना कम कर देती है ताकि वो एक दूसरे की इकोनॉमिक पॉलिसीज के साथ कोऑर्डिनेट कर सके और वो अचीव कर सके क्लोज इकोनॉमिक कोऑपरेशन को। ठीक है, अब जैसे अगर आप लोग एग्जांपल की बात करते हो, ईयू की बात कर लीजिए जो आपका यूरोप यूनियन था, सार्क की बात कर लीजिए, SAARC क्या, नाफ्टा की बात कर लीजिए, यूएस में MCA की बात कर लीजिए, एशियन की बात कर लीजिए, ये कुछ एग्जांपल हैं जो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के एग्जांपल हैं जिनका मेन मोटिव यही था। ठीक है, अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव की बात करते हो तो ऑब्वियस सी बात है ये फ्री ट्रेड को बेसिकली क्या करना चाहते हैं, प्रमोट करना चाहते हैं, इकोनॉमिक एफिशिएंसी को इनहांस करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को इंक्रीज करना चाहते हैं, रिसोर्स एलोकेशन को इंप्रूव करना चाहते हैं, बूस्ट करना चाहते हैं एम्प्लॉयमेंट एंड द इनकम को। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक पॉइंट है। जैसे अगर आप लोग इस पॉइंट को लिखेंगे प्रमोट फ्री ट्रेड माने अगर इन्होंने टैरिफ रिड्यूस किया, कोर्ट्स को रिड्यूस किया या रेस्ट्रिक्शन को रिड्यूस किया ऑन द मूवमेंट ऑफ द गुड्स एंड द सर्विसेज बिटवीन द मेंबर कंट्रीज, यानी कि आप लोग क्या कहेंगे एनकरेज करते हैं इंक्रीजिंग ट्रेड एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन को। तो कुल मिलाकर के आप लोग ऑब्जेक्टिव की बात करें तो क्या क्या लिखेंगे सर, ये फ्री ट्रेड्स को प्रमोट करते हैं, इकोनॉमिक एफिशिएंसी को इनहांस करने में मदद करते हैं, ये इंक्रीज करते हैं इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को, ये इंप्रूव करते हैं रिसोर्स एलोकेशन को, इसके अलावा ये बूस्ट करते हैं एम्प्लॉयमेंट द इनकम को। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज इसको अच्छे से कर लीजिएगा
एग्जाम के अंदर रिपीट हो सकता है। इसके अलावा जो मैंने बताया ना, ईयू आपने पढ़ा था, यूरोपियन यूनियन है, उसका क्या मीनिंग होता है, उसके ऑब्जेक्टिव और फंक्शन को बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, यूरोपियन यूनियन अपने आप में एक रीजनल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल यूनियन ऑफ यूरोपियन कंट्रीज था, जिसको ऑफिशियली फॉर्म किया गया था 1993 के अंदर, 1993 के अंदर, थ्रू द मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी। ये आपको याद रखना, ठीक है। एंड इट स्टार्टेड विद द 12 कंट्री एंड हैज ग्रोन इंक्लूडिंग द 27 कंट्रीज एज ऑन 2025 तक के 12 कंट्रीज से उठ करके अब इसके मेंबर कितने हो गए हैं सर, 27 मेंबर हो गए हैं। और इसका एम है, इसको प्रमोट करना है इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को, उसके बाद पॉलिटिकल यूनिटी को, और आपके सोशल प्रोग्रेस को अमंग द मेंबर ऑफ द नेशन, माने इस यूनियन के जो मेंबर है उनके नेशन के बीच में, ठीक है। ऑब्जेक्टिव की बात करते हो तो वही ये आपके इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को प्रमोट करते हैं, पीस एंड स्टेबिलिटी को इंश्योर करते हैं, क्रिएट करते हैं कॉमन फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसीज को, ये प्रमोट करते हैं सोशल एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट को और मॉनेटरी यूनियन को, ये आपका प्रोटेक्ट करते हैं ह्यूमन राइट एंड डेमोक्रेसी को। दीज आर द वेरी बेसिक पॉइंट, ठीक है। फंक्शन की बात करते हो तो ये आपके ऑपरेट करते हैं कस्टम यूनियन को, मैनेज करते हैं आपका जो आपकी यूरी जोन हो गया, इसके अलावा ये फॉर्मुलेट करते हैं कॉमन एग्रीकल्चर और ट्रेड पॉलिसी हो गया, फैसिलेट करते हैं फ्री मूवमेंट को, फंड्स एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंदर मदद करते हैं और रिप्रेजेंट करते हैं यूरोपियन यूनियन इन द इंटरनेशनल बॉडीज, ठीक है, एज ए इंटरनेशनल बॉडीज। ये आपको याद रखना। तो काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, आसान है, पूछा जाता है, इसको भी आपको पढ़ लेना है, ठीक है। अब आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है, जो आपका इंडिया का कंट्रीब्यूशन है सार्क के अंदर, SAARC, इसको आपको लिखना है। तो सबसे पहले समझे, सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर द रीजनल कॉर्पोरेशन, जिसको 1985 के अंदर इनकॉर्पोरेट किया गया था, प्रमोट करने के लिए रीजनल कॉर्पोरेशन एंड द डेवलपमेंट ऑफ अमंग द साउथ एशियन कंट्री। समझ जाए, साउथ एशियन कंट्रीज है, उनके अमंग बेसिकली 1995 के अंदर इसको एस्टेब्लिश किया गया था, ताकि ये किसको प्रमोट कर सके, जितने भी आपके रीजनल कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे समझिएगा, शुरू में यहाँ पे 8 मेंबर थे, अफगानिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, इंडिया हो गया, मालदीव हो गया, नेपाल हो गया, पाकिस्तान हो गया और श्रीलंका हो गया। अब यहाँ पे इंडिया की अगर आप लोग बात करते हो, इंडिया बीइंग द लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द साउथ एशिया प्ले ए लीड रोल इन द सार्क। ये काफी इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे आपका लीड रोल प्ले करता है थ्रू ए फाइनेंशियल, टेक्निकल एंड द डिप्लोमेटिक सपोर्ट। किसके थ्रू सर? आपका फाइनेंशियल हो गया, टेक्निकल हो गया और डिप्लोमेटिक जो आपका सपोर्ट है उसके थ्रू, ठीक है। जैसे अगर आप लोग यहाँ पे इकोनॉमिक असिस्टेंस के अंदर मदद करते हैं, ये ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के अंदर मदद करते हैं, टेक्निकल एंड द एजुकेशनल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक पॉइंट है जिनको आपको पढ़ना है और एग्जामिनेशन के अंदर इनको भी लिख के आना है। अब एक क्वेश्चन और है माय डियर फ्रेंड्स, जिसका ताल्लुकात किससे रहेगा? नाफ्ता से रहेगा, NAFTA, उसके बाद USMCA। ये आपके दोनों ऑर्गेनाइजेशन आपको पता होना चाहिए। जैसे नाफ्टा का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये एक एग्रीमेंट था जो 1994 के अंदर हुआ, जिसके मेंबर थे USA, यूएस हो गया है कनाडा से, और आपका मैक्सिको। ये आपके कुछ ऐसी कंट्रीज है जो इसके मेंबर थे। इनका गोल था फ्री ट्रेड जोन को क्रिएट करना इन ए नॉर्थ अमेरिका बाय एलिमिनेटिंग द बैरियर टू ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो ये आपको पढ़ लेना है कि सर एग्जैक्टली इनका गोल क्या था, ठीक है। अब की फीचर्स की बात करते हो तो जैसा कि मैंने बताया, टैरिफ को एलिमिनेट करना, फ्री मूवमेंट ऑफ द गुड्स एंड सर्विस को प्रमोट करना, इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्शन देना, उसके बाद इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स प्रोवाइड करना, डिस्प्यूट सेटलमेंट करना, ये कुछ इनके की एलिमेंट्स थे। इसी तरीके से USMCA की बात करते हो तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड स्टेट मैक्सिको कनाडा एग्रीमेंट। अब ये आपका रिप्लेस, ये बेसिक इसने रिप्लेस किया था नाफ्टा को, कब? 2020 के अंदर, विद अपडेटेड रूल फॉर द मॉडर्न ट्रेड, ठीक है। यानी कि जो मॉडर्न ट्रेड के अपडेटेड रूल हैं वो इन्होंने बेसिकली यहाँ पे हमें प्रोवाइड किए थे। जैसे यहाँ पे कुछ बेसिक पॉइंट है सर, जैसे आपका स्ट्रिक्टर ऑटो मैन्युफैक्चरिंग रूल के अंदर 75% कंपलसरी कर दिया था। जैसे लेबर एंड वेजेस रिक्वायरमेंट के अंदर 40 से 45% ऑटो पार्ट्स मस्ट बी मेड बाय द वर्कर अर्निंग द $16 पर आवर वाला केस आएगा। तो ये आपके बेसिक 4-5 पॉइंट हैं जिनको आपको पढ़ लेना है, ठीक है। तो माय डिफरेंस, इसके अलावा एक आपका
एफडीआई होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्लीज इसको पढ़ लीजिएगा। और इंडिया ने बुनियादी तौर पे कौन कौन से स्टेप उठाए एफडीआई को प्रमोट करने के लिए, ये वाला एक सवाल रहेगा। ठीक है, तो माय डियर फ्रेंड्स, ये कुछ क्वेश्चन है जिनको आपको कर लेना है, प्रिपेयर कर लेना है, तैयार कर लेना है, ताकि आप इन क्वेश्चंस को करके ना अपने फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर फोड़ के आ सके। तो माय डियर फ्रेंड्स, इट्स ऑल अबाउट द इंटरनेशनल बिजनेस वन शॉट पार्ट 1, जहां पर हम लोगों ने बुनियादी तौर पे उन सवालों को एक बार गो थ्रो किया जो इस बार आपको फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर भर भर देखने को मिलेंगे। बाकी अगर आप लोग इस सेशन का पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना पड़ेगा और कमेंट सेक्शन के अंदर पीडीएफ लिखना है। अगर आपका अच्छा खासा रिस्पॉन्स रहता है, अगर आप लोग पार्ट 2 चाहते हैं तो उसके लिए भी आप लोगों को कमेंट करना है, रिस्पॉन्स के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको जेन्युइनली जरूरत रही तो मैं आप सभी के लिए एक पार्ट 2 भी रिकॉर्ड कर दूंगा। अगर आपने दोनों पार्ट देख लिया तो इतना मैं आपको श्योरिटी दे सकता हूं, मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन आपको हमारी इन दोनों वीडियो से ही देखने को मिलेंगे। उम्मीद करता हूं ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, सेशन आपको यूजफुल लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। पहली दफे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए मैं तो सोल दी बाय, टिल द कीप लर्निंग।